गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। इनके जो पिछले जो भी ऑनलाइन क्लास हुई उसमें आपने 6 इंटरमीडिएट स्पीसीज को पढ़ा है, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन, कार्बिन और बेंजाइन। और आज अपन देखते हैं कि उनकी जो इंटरमीडिएट जो स्पीसीज हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम से संबंधित अपन उनको देखते हैं। तो देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और ये जैसे जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है डिटेक्ट द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, कि इस तरीके की जो रिएक्शन है उनमें किस तरीके के इंटरमीडिएट जो स्पीसीज हैं उनका फॉर्मेशन होगा, उनका अपने को डिटेक्ट करना है, निर्धारण करना है। तो किस तरीके से अपन इनको है, तो अपन वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एल्किल आइसोसाइनेट। ये एल्किल आइसोसाइनेट है, इसका यदि अपन पायरोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर एन डबल बॉन्ड सी है, ये यहाँ से ब्रेक होकर के यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रीन बनती है। इस तरीके से ये ऐसी स्पीसीज है, वो नाइट्रीन स्पीसीज है और ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है। तो इस तरीके का जब भी एल्किल आइसोसाइनेट आए और उसको यदि अपन गर्म करें तो अपने को नाइट्रीन स्पीसीज प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसको अपन पोलर मीडियम के अंदर इसको डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर CH3 प्लस, यहाँ पर CCl बॉन्ड है, वो एक पोलर बॉन्ड है। और पोलर को यदि अपन पोलर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वहां पर सोल्वेलाइसिस की प्रोसेस होगी और सोल्वेलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा वहां पर CCl बॉन्ड है उसका ब्रेकअप होगा और CCl बॉन्ड के ब्रेकअप से वहां पर अपने को ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है, इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है। उसके बाद में जैसे ये रिएक्शन देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन सोडामाइड के साथ में करवाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये क्लोरोबेंजीन और ये हाइड्रोजन प्लस NH2 माइनस, तो ये इस तरीके से ये यहां पर और ये बाहर। तो यहां पर अपन देखेंगे ये आपको रिएक्शन अच्छी तरीके से एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा बेंजाइन फॉर्मेशन है, वो आपको जो बेंजाइन इंटरमीडिएट स्पीसीज पढ़ाई था उसमें आपको खूब डिटेल से अपन ने पढ़ा है। यहाँ पर इसको रिमाइंड करवाने के लिए देखिए यहाँ पर सोडामाइड है, ये NH2 है, ये एज ए किसकी तरह है, बेस की तरह है। और ये जो है ये एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो ये Cl है, ये यहाँ पर Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो स्पीसीज बनेगी वो इस तरीके से यहाँ पर बेंजाइन स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। उसके बाद में अपन देखते हैं कि बेंजाइन जो स्पीसीज है उसके फॉर्मेशन के बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर कीटीन। कीटीन का उसी तरीके से यदि अपन पायरोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर जैसे ये है ना नाइट्रीन, उसी की तरह ये जो कीटीन है इसका भी पायरोलाइसिस हो जाता है और यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो स्पीसीज है ये कार्बिन स्पीसीज है। ये मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये जो हैं, ये जो भी बन रहे हैं ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन होता है और वो रिएक्शन के अंदर ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि इस तरीके का अपन रिएक्टेंट लेते हैं तो इस तरीके की रिएक्टेंट जो स्पीसीज है वो रिएक्शन के दौरान वहां पर फॉर्मेशन होती है वहां पर। तो यहाँ पर ये कार्बिन इंटरमीडिएट स्पीसीज। यहाँ पर देखो ये क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म की देखिए खास बात ये है Cl Cl Cl, और जो क्लोरोफॉर्म है वो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है और एसिडिक हाइड्रोजन रखेगा तो यहाँ पर जो क्षार है, क्षार की उपस्थिति में
यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर CCl3 माइनस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि OH H, तो यहाँ से क्या निकलेगा H2O, और H2O यहाँ से होगा तो यहाँ पर CCl3 माइनस आएगा, और CCl3 माइनस है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, और तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी एटम है। इस कारण से ये क्लोराइड आयन है उसको ये यहाँ से निकाल देगा, और यहाँ पर CCl2 यहाँ पर ये डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी अपन क्लोरोफॉर्म और यदि KOH लेते हैं, क्षार लेते हैं, तो हमेशा वहां पर डाइक्लोरोकार्बन बनता है। और यहाँ पर ये जो क्षार हैं ये एल्कोली KOH लेंगे, यहाँ पर एल्कोली मीडियम क्रिएट करेंगे, जिसके कारण से यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा डाइक्लोरोकार्बन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरीके से ये डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में देखिए आता है AIBN, और मैंने आपको फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसके फॉर्मेशन में अपन ने पढ़ा था कि अपन जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है फ्री रेडिकल वो अपन हीट के द्वारा भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनका अपन फोटोकेमिकली कंडीशन में भी उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। इसके अलावा उसका जो फॉर्मेशन है उसका जो पार्ट है वो है जैसे अपन प्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में भी और नेक्स्ट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो अपन क्या करेंगे कि जो इनिशिएटर होते हैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर होते हैं, वो अपन किसी रिएक्शन में काम में लेते हैं। तो वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर हैं, वो फ्री रेडिकल बनाते हैं, और वो फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करके और वहां पर फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को जनरेट करते हैं, और जिसके कारण से वहां पर फॉर्मेशन होता जाता है, फ्री रेडिकल्स बनते जाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे आप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी पढ़ते हैं तो उसमें भी इस तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल इनिशिएटर का रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो AIBN है ये भी एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, और इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और जो यदि अपन किसी रिएक्शन सबस्ट्रेट में, रिएक्शन मिक्सचर में यदि आप फ्री रेडिकल इनिशिएटर डाल देते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो AIBN है वो उसको अपन बोलते हैं एजो आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, एजो आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल। इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 एन डबल बॉन्ड N, CH3 और CN। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन निकलती है, और नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर CH3 और ये CN, और इस तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी इस तरीके से दो CH3 और CN, यहाँ पर दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, इसके साथ ही यहाँ पर नाइट्रोजन निकलती है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं जिनके दौरान इंटरमीडिएट स्पीसीज बनते हैं। आपको मैंने प्रत्येक इंटरमीडिएट स्पीसीज के बाद में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज का टॉपिक पढ़ाया है। तो आपको ये जैसे ये प्रॉब्लम टाइप से दी है तो आपको इस तरीके से हल कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इनको आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, अरेंज द कार्बोकैटायन इन देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये बहुत सारे कार्बोकैटायंस दे रखे हैं और उन कार्बोकैटायंस को उनके बढ़ती हुई अस्थायित्व के क्रम में उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो अपन इसको जो अरेंज करना है उसको अपन देखते हैं कि किस तरीके से ये है। तो आपके एग्जाम में भी कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है और बहुत सारे कार्बोकैटायंस दे देते हैं या फ्री रेडिकल्स दे देते हैं या फिर कार्बोनाइन दे देते हैं, और फिर अलग अलग टाइप के प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन। इसी तरीके से यदि फ्री रेडिकल देते हैं तो फ्री रेडिकल भी अलग अलग टाइप के होंगे, और यदि कार्बोनाइन भी देते हैं तो अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर उनका अपन को स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो देखना होता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें प्राइमरी कार्बोकैटाइन कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, एलिल कौन सा है, बेंजिल कौन सा है ना। और यदि किसी में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो उसके आधार पर भी अपन उसको यूं समझ सकते हैं। यहाँ पर यूं देखिए, जैसे ये है, ये तो मेथिल कार्बोकैटाइन है, ठीक है, ये समझ गए अपन। ये बेंजिल कार्बोकैटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ठीक है। ये जो कार्बोकैटाइन है ये एलिल कार्बोकैटाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये एलिल कार्बोकैटाइन है। यहाँ पर CH3 CH2 प्लस प्राथमिक कार्बोकैटाइन है, और ये भी एक तरीके से प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ठीक है। तो अपन इनको अरेंज करेंगे। आपने कार्बोकैटाइन है उसकी स्टेबिलिटी में खूब पढ़ा है आपने, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी में, कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो बेंजिल कार्बोकैटाइन की होती है। उसके बाद में जो स्टेबिलिटी है वो एलिल कार्बोकैटाइन की, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, और फिर सबसे कम है वो मेथिल कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी होती है। ये आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो खूब पढ़ रखा है। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो बेंजिल है और जो एलिल कार्बोकैटाइन है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और मेथिल कार्बोकैटाइन है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट के द्वारा उनको अपन स्टेबिलिटी को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है वो किसकी होगी, PH CH2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज PH का मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स के कॉन्जुगेशन में होने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, एलिल की स्टेबिलिटी और भी कम। फिर यहाँ पर 3 डिग्री क्या दे रखा है, CH3 3 C प्लस, फिर 2 डिग्री CH3 2 CH प्लस, और उसके बाद में अपन देखते हैं 1 डिग्री CH3 CH2 प्लस, है ना, ये 1 डिग्री। और 1 डिग्री में भी देखिए यहाँ पर ये और दे रखा है ना। यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर एक है CH3 CH2 प्लस, एक है Cl CH2 CH2 प्लस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, परंतु इसमें जो सब्स्टिट्यूट है वो क्लोरीन एटम है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पर क्लोरीन है वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसके कारण से उसका -I इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और -I इफेक्ट के कारण से यहाँ पर कार्बोकैटाइन है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही कम होगा, और उतना ही कम होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इसी वजह से है क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ऐसा कोई भी इफेक्ट जो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति करता है वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसके पास ऑलरेडी ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और क्लोरीन एटम उस डेफिशिएंसी को और बढ़ा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण से तो अनस्टेबल है ही, और क्लोरीन एटम और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ा रहा है, तो उसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों को यदि अपन कंपेयर करें तो आप पाओगे कि ये जो कार्बोकैटाइन है इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर CH3 समूह का +I इफेक्ट होने के कारण से, और यहाँ पर Cl का -I इफेक्ट होने के कारण से यहाँ पर +I इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कमी होगी, और कमी होगी तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इफेक्ट जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होती है तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर इससे कम क्या लिखेंगे अपन, Cl CH2 CH2 प्लस, और चूंकि ये मैथिल है तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर और भी मैथिल में और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसकी
इस Cl के कारण से इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, और भी कम होगी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं CH3 प्लस और यहाँ पर Cl CH2 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को अपन क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये बेंजील की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम है और ये क्लोरो Cl CH2 प्लस है, इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है, सबसे कम है। तो इस तरीके से अपन इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में इस तरीके से अलग अलग लिखा हुआ होगा, अरेंज नहीं होगा, उसको आपको रीअरेंज करना है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से। और यहाँ पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन प्लस आई इफेक्ट के द्वारा और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये भी इंटरमीडिएट जो स्पीशीज हैं उनकी रिएक्शन है। तो देखिए सबसे पहले जो ये रिएक्शन है ये किसकी है, बेंजाइन की है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बेंजाइन होता है वो एक इंटरमीडिएट स्पीशीज है, और ये इंटरमीडिएट स्पीशीज होने के कारण से यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये तो क्या है, एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये क्या है, एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो इसका ट्रिमनी कार्बन ये वाला, इसका ट्रिमनी कार्बन ये और ये। तो यहाँ पर ये बॉन्ड आ रहा है ना, तो इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर आ रहा है तो इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। जो टर्मिनल कार्बन है इसके बीच में बॉन्डिंग है, इसके बीच में बॉन्डिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो यहाँ पर होगा तो क्या होगा, ये तो देखिए अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक सस्टक है ये तो ऐसे के ऐसे रहेगा। मैंने आपको वहां पर खूब एक्सप्लेन किया था कि इसका जो तीसरा जो पाई बॉन्ड है वो और एरोमेटिक सस्टक है वो, उनके बीच में कोई किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है। तो ये यहाँ पर, और ये इस तरीके से ये यहाँ पर है, सॉरी ये जो है ये और यहाँ पर ये अपन देखेंगे कि ये इस बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये है ना। तो ये ऐसे, और फिर ये यहाँ पर ये है ना, ये तो इस तरीके से, और ये इस तरीके से। उसके बाद में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ये तो इस और इसके जुड़ रहा है, तो ये टर्मिनल हो गया ये। और ये डबल बॉन्ड किधर आ रहा है, टर्मिनल के, दोनों टर्मिनल के इस साइड में तो क्या है, ऑक्सीजन। तो दोनों टर्मिनल के इस साइड में तो क्या है, ऑक्सीजन। और फिर ये ये बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये इस तरीके से। इसको अपन दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना, इसको अपन ने ऊपर उठा लिया, तो ये इस तरीके से। तो ये एक 4n+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, जो एक पेरीसाइक्लिक टाइप की रिएक्शन है। आपको मैंने बताया था कि ये 2 टाइप से रिएक्शन देता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक पेरीसाइकिल रिएक्शन। तो ये एक पेरीसाइकिल रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। ये क्या है, फ्यूरेन। तो यहाँ पर ये फ्यूरेन है वो इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो ये इस तरीके से साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। उसके बाद में देखिए ये एल्कीन है और ये क्या है, कार्बिन है। तो एल्कीन और कार्बिन आपस में रिएक्शन करके, यहाँ पर आपको बताया था कि कार्बिन है वो एक इंसरेशन रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर CH3H और यहाँ पर ये क्या है, CH2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिंगलेट कार्बिन है वो सिस है तो सिस प्रोडक्ट, और यदि ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट
वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देती है, और ट्रिपलेट कार्बन है वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन देती है। तो ये सिंगलेट कार्बन है तो ये इस तरीके से यहाँ पर इंसरेशन रिएक्शन होती है। तो ये कार्बन की रिएक्शन है, ये बेंजाइन की रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप इन जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं उनके रिएक्शन को भी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज में अरेंज भी कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो है ये कुछ जो आपने इंटरमीडिएट स्पीसीज पढ़ी है उन्हीं के लिए आपके ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो दी गई हैं जिनको अपन ने सोल्व किया है। तो इस आधार पर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका किस तरीके से आंसर देना होता है। थैंक यू।